अकालों से छुटकारा। अकाल से बचने की जो रणनीति भारत में अपनाई गई, उसमें वे सभी आवश्यक तत्व थे जिनके लिए लगातार प्रयास करने की आवश्यकता होती है। सन 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य था किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य सुनिश्चित करना। यह आयोग का एक स्वायत्त निकाय यानी ऑटोनॉमस बॉडी है। यह 12 कृषि जिन्सों की लागत और मूल्य तय करता है। मूल्य इस तरह तय किया जाता है कि लागत के हिसाब से किसान को मुनाफा हो, ताकि वह पैदावार अधिकाधिक बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित हो। उदाहरण के लिए सन 1972 से 1981 के बीच गेहूं की कीमत 71% बढ़ाकर तय की गई। इसी अवधि में धान की कीमत 81% बढ़ाई गई। बाद में भी धान क्रांति में किसानों का जोश बनाए रखने के लिए धान का समर्थन मूल्य बराबर ऊंचा रखा गया। इस तरह हरित क्रांति की शुरुआत के समय मूल्य नीति का पलड़ा गेहूं की ओर झुका रहा, जबकि 70 के दशक के मध्य में यह धान की ओर झुक गया। दूसरी ओर तिलहनों और दलहनों की कीमतें तय करने में रुख उल्टा रहा। इनकी खेती को मुनाफादेह बनाने की तरफ सन 90 के बाद के दशक में अधिक ध्यान दिया गया। इस मूल्य नीति का शायद सबसे सार्थक पक्ष यह रहा कि दाम गिरने से होने वाले नुकसान से किसान को बचाया जा सका। सन 1971-72 में गेहूं की पैदावार तेजी से बढ़ी थी और उस बढ़त के हिसाब से कीमत में 25% की गिरावट आ जानी चाहिए थी। लेकिन किसान जितना गेहूं मंडी में ले आया, वह सब का सब सरकार ने खरीदा और इस तरह किसानों को पहले से 7% अधिक कीमत मिली। इसी तरह सन 1982-83 में जब गेहूं की पैदावार पिछले साल के मुकाबले 14.73% अधिक बढ़ी, तो दामों में 32.5% की गिरावट होने का डर था। लेकिन सरकारी खरीद के चलते किसानों को 18% अधिक कीमत मिली। इस भारतीय खाद्य नीति का सबसे उजला पहलू यह रहा कि उसमें सुरक्षित अन्न भंडार रखने की परंपरा कायम हुई, जिसने अकाल जैसी परिस्थितियां नहीं पनपने दी। यह परंपरा भी डॉक्टर MS स्वामीनाथन जैसे महान कृषि चिंतक की दूरदृष्टि की देन थी। इसका मूल उद्देश्य यही था कि उचित मूल्य की वितरण प्रणाली के द्वारा पूरे देश में और ख़ास तौर से कमी वाले इलाकों में सबको सही कीमत पर अनाज मिलता रहे। इस तरह खाद्यान्न की उपलब्धता सबके लिए सुनिश्चित की गई और यह नहीं हुआ कि कुछ लोग तो ज़रूरत से ज़्यादा खपत करते रहें और दूसरे दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएं। इस खाद्यान्न प्रचुरता का उपयोग फूड फॉर वर्क कार्यक्रम के लिए भी किया गया और गरीबी हटाने के अभियान के लिए भी। इस समय पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लगभग 8 करोड़ परिवारों को यह सेवा प्रदान की जाती है और उचित मूल्य में राशन बेचने वाली 40,000 दुकानें कुल अनाज व्यापार के 1/3 पर काबिज हैं। ध्यान दें, यह आंकड़ा 2002 सन 2002 का है। खैर, हरित क्रांति यूं ही सौभाग्यवश नहीं हो गई। इसके पीछे मजबूत कृषि नीतियां, दृढ़ निश्चय तथा वैज्ञानिकों की प्रतिभा और किसानों की कड़ी मेहनत का योगदान रहा, जिसके साथ उन्होंने नए बीज और नए तरीके बढ़ चढ़कर अपनाए। इस बारे में रॉकफेलर फाउंडेशन का कहना है कि जिस तेजी से भारत के किसानों और वैज्ञानिकों ने अचानक अपने देश की खाद्य आपूर्ति को मंजिल तक पहुंचाया, वैसा दुनिया में कहीं भी इस पैमाने पर नहीं हुआ। यहाँ तक कि वैज्ञानिक दृष्टि से सर्वोत्तम अमेरिका में भी नहीं हुआ। भले ही मौसम ने दगा दी हो, लेकिन 70 के दशक के बाद के दशक से भारत को कभी भी वैसे अकालों और भूखमरी का सामना नहीं करना पड़ा जो आज़ादी से पहले तकरीबन हर साल भुगतने पड़ते थे। इसका कारण यही था कि सुरक्षित भंडार में पर्याप्त अनाज रखा गया और विशाल जन वितरण प्रणाली स्थापित की गई। साथ ही यह अनाज भंडार बनाए रखने के लिए पैदावार बराबर बढ़ती रहे, इसके लिए बुनियादी और व्यावहारिक कृषि अनुसंधान, कृषि शिक्षा और कृषि विस्तार का विशाल राष्ट्रीय तंत्र खड़ा किया, जो किसानों को बराबर नए बीज, नए तरीके और जानकारी उपलब्ध करा सके। सन 1987 में भारत में 20वीं सदी का सबसे भयंकर सूखा पड़ा, जिससे लगभग 15 करोड़ 50 लाख लोग प्रभावित हुए, लेकिन कहीं भी भूखमरी नहीं फैली। यह इसलिए संभव हुआ कि सुरक्षित खाद्य भंडार ने खाद्य सुरक्षा प्रदान की और यह खाद्य सुरक्षा इसलिए टिकाऊ रह सकी क्योंकि यह मुख्यतः अपने देश में पैदा किए गए गेहूं और चावल पर निर्भर थी। 60 के दशक के अंतिम वर्षों के बाद से ही आमतौर पर अनाजों की पैदावार आबादी बढ़ने की रफ्तार से ऊपर रही।
बढ़ती जनसंख्या के बावजूद प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धता उसकी दर बढ़ती रही। सन 1955 में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न का औसत 157 किलोग्राम था, जो कि 1995 में 177 किलोग्राम हो गया, यानी 15.7% बढ़ा। स्वतंत्रता के बाद के समय से अब तक खाद्यान्न उत्पादन में लगभग चौगुनी बढ़ोतरी हुई है। सन 1950-51 में कुल 5 करोड़ टन अनाज पैदा हुआ था, जो कि सन 1999 से 2000 में बढ़कर 20 करोड़ 80 लाख टन हो गया। इसी अवधि में भारत की जनसंख्या लगभग 30 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ से ऊपर पहुंच गई। अनाज ही नहीं, दूध की पैदावार में भी पूरी दुनिया को पीछे छोड़कर प्रतिवर्ष 7 करोड़ टन दूध पैदा होने लगा। 70 के दशक के अंत तक भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया था और सुरक्षित खाद्य भंडार बराबर भरा रहा। यह तो अब आकर हुआ है कि फिर से अनाज बाहर से मंगाना पड़ा और यहाँ तक कि सूखे दूध पाउडर के आयात की भी अनुमति दी गई।